आज की तारीख में कितने किसान आपके साथ जुड़े हैं? 40 लाख से ज्यादा किसान जुड़ गए हैं। 40 लाख? जिनके बारे में हम किताबों में पढ़ते हैं वो अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत ही खुशी होती है। क्या वजह थी जो आपको इस काम तक लेकर आई? कोविड ने एक फोर्स किया मार्केट को नई दिशा में सोचने का। 15 दिन में मैंने सब कुछ बेच के बच्चों के साथ इंडिया मूव हो गया। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या है? जब मैं खरीदने जा रही हूँ तो मुझे समझ होना चाहिए ना कि जी। कोई मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा। सबसे अच्छी वर्ल्ड की जो हल्दी होती है वो छोटे से हिल पे मिलती है। अक्सर होता है जब हम सेब खाते हैं तो वो पिछले सीजन के होते हैं, भेजे लाल सेब उधर निकले हरे। कोई कस्टमर आपसे इसलिए नहीं खरीद रहा है कि सामान अच्छा है, वो कस्टमर आपसे इसलिए खरीद रहा है कि वो आपको ट्रस्ट करता है। जिंदगी विद ऋचा में आज मेरे साथ हैं रुचित गर्ग, जो कि फाउंडर और सीईओ हैं हार्वेस्टिंग फार्मर नेटवर्क के। रुचित लखनऊ में पले बढ़े, कंप्यूटर की पढ़ाई करके अमेरिका गए, लेकिन एक दिन वहां से सब कुछ छोड़कर भारत वापस आ गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो भारत के किसानों की जिंदगी बदलना चाहते थे। क्यों और कैसे और क्या वो सफल हो पाए, जानने के लिए आइए बात करते हैं हार्वेस्टिंग फार्मर नेटवर्क के फाउंडर एंड सीईओ रुचित गर्ग से। रुचित, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी विद ऋचा में। धन्यवाद। सबसे पहले समझ लेते हैं हार्वेस्टिंग फार्मर नेटवर्क क्या है और क्या करते हैं आप। हार्वेस्टिंग शब्दों में समझा दीजिए, हमको ज्यादा टेक्निकल समझ में नहीं आता। जी जी जी। तो ये एक ऐसी पहल है जहाँ पे हम किसानों को बीज से लेके बाजार तक की सारी सुविधाएं मुहैया कराते हैं। जो भी एक छोटा किसान होता है, जैसे हम जानते हैं कि वो इतना छोटा है कि बाजार में उसकी आवाज़ नहीं पहुंच पाती है, तो हम उसको गांव देहात के लेवल पे एकत्र करते हैं, उनका एक ग्रुप बनाते हैं, कोऑपरेटिव बनाते हैं और उनको बीज से लेके बाजार तक जो भी चीज़ें चाहिए, बीज, खाद, जो किस तरह से खाद को लगाना है और जो भी उसका उत्पाद आता है, गेहूं है, चावल है, दालें हैं, उसको हम बाज़ार तक उनको लेके जाते हैं ताकि उनको एक अच्छा दाम मिले। तो एक तरफ जो उनको फसल की पैदावार के लिए जो सामान चाहिए होता है उसकी कीमत हम कम करवाते हैं और दूसरी तरफ जो उनकी फसल होती है उसको हम बाज़ार में अच्छे दामों में बिकवाते हैं ताकि किसानों को अपनी मेहनत का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। और ये सब आप कैसे करते हैं? मतलब नेटवर्क के जरिए किसानों तक कैसे पहुंचना है? चूंकि आप कंप्यूटर्स में एजुकेटेड हैं, तो क्या आप अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं? कैसे होता है ये सारा कुछ? ये शुरुआत तो बहुत ट्विटर के थ्रू हुई थी। जब कोविड के दौरान हम अपने अपने घरों में बंद थे तो मुझे लगा कि किसानों की मदद कर सकते हैं और कुछ किसानों के नाम मुझे मिले और उसके बारे में मैंने लिखना शुरू किया कि ये बिहार के किसान हैं जिनके पास 200 किलो पपीता है और वो 4 रुपए किलो बेचना चाहते हैं, उनका फ़ोन नंबर ये है। तो इस तरह से मैंने ट्विटर पे लिखना शुरू किया और ऐसा कुछ हुआ कि कोविड के दौरान वो बिल्कुल बहुत पॉपुलर हो गई वो चीज़। तो मुझे ऐसा लगा कि एक इन्फॉर्मेशन गैप जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं कि बिहार में या कोई छोटे से गांव का कोई किसान है, वो बॉम्बे का जो कस्टमर है वो सीधे उसको अगर मैं फ़ोन नंबर दे दूं तो आपस में वो एक कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। बीच में जो बिचौलिए हैं जिनकी वजह से किसानों को नुकसान हो रहा है, तो उनको बीच में से हटा के अगर किसान सीधे कस्टमर के को बेचे अपना प्रोडक्ट तो उसको फ़ायदा हो सकता है। तो ये हमारा काफ़ी पॉपुलर हुआ पहल और धीमे धीमे उसने HFN जो हार्वेस्टिंग फार्मर नेटवर्क है उसका स्वरूप ले लिया। लेकिन जब वो पहल आपने की तब उसमें आपको तो कोई अर्निंग नहीं हुई, आपको क्या फायदा हुआ? हाँ, उसमें कोई अर्निंग नहीं थी। हम कोविड में ऐसे बैठे थे, हमने सोचा कि इट्स सोशल वर्क हमारे लिए कि घर पे बैठे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दिन भर न्यूज़ चल रही थी कि किसान जो है अपना उत्पाद जो है नहर में फेंक रहा है या ब्रोकली जो है वो गाय खा रही है। तो वो दर्द जो है वो महसूस हो रहा था क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से आता हूँ। तो टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और देखते देखते अब लाखों किसान हमारे सिस्टम से जुड़ गए हैं। शुरू में सिर्फ हम उनका सामान बिकवाने की कोशिश करते थे, जो भी फसल है उनकी। अब हम उनको बीज भी बताते हैं कौन सा लगाना है, कैसे लगाना है, कब नहीं लगाना है और कब किसको बेचना है, वो भी हम उसको किसान को बता पाते हैं आज की तारीख में। अच्छा, और टेक्नोलॉजी में क्या है, क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है, आप कैसे कर रहे हैं? तो टेक्नोलॉजी में हमने बहुत सारी छोटी बड़ी चीज़ें की हैं। हमने ये सोचा कि पहले मैंने, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी का हूँ और बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के साथ काम किया है, तो पहले दिमाग में आया कि हम एक ऐप बना देते हैं। फिर मुझे लगा कि किसानों को एक नया ऐप बनाना बताना एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो शायद हम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास रिसोर्स कम है। तो हमने सोचा कि व्हाट्सएप का ही इस्तेमाल करते हैं
क्योंकि आजकल हर किसान के पास स्मार्टफोन है, उनके पास नहीं है तो उनके बच्चों के पास है, और वो उनको जानते हैं कैसे चलाना है। तो व्हाट्सएप के ज़रिए हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम बनाया, जहाँ पे किसान जो है अपनी फसल का फ़ोटो लेता है और व्हाट्सएप करता है हमें, और पीछे जो सिस्टम लगा हुआ है, कंप्यूटर लगा हुआ है, एआई, वो फसल पहचान लेता है। वो बता देगा कि ये जो है चावल की फसल है और उसमें ये कीड़ा लगा है, उसको बचाने के लिए क्या करें, और अगर लग गया है तो हम क्या पहल कर सकते हैं। वो सारी जानकारी हम कई भाषा में किसानों को ऑलमोस्ट तुरंत इंस्टेंट हम उनको बता पाते हैं। और साथ ही अगर हमारे पार्टनर्स जो हैं, जो पास की दुकानें हैं, जहाँ पे उचित मूल्य में अच्छी क्वालिटी का अगर बीज, खाद, पेस्टिसाइड मिल रहा है, तो उसको हम कनेक्ट भी कराते हैं। अच्छा, वो भी आपके नेटवर्क में शामिल है, जो जी, दुकानें जी। हैं? अच्छा। तो इस पहल के साथ हम जो छोटी दुकानें हैं, उनके साथ हम पार्टनरशिप कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए आपके खेत में कोई कीड़ा लगा है, तो आपकी नज़दीकी दुकान जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो हमें पता है कि वो ऑथेंटिकली काम करता है, हम उनको बताते हैं कि भाई इस किसान के पास ये प्रॉब्लम है, आप उनको सेल कर सकते हैं। किसान को भी बताते हैं कि आपको जो कुछ भी चाहिए तो आप इस दुकान से ले सकते हैं। तो एक तरह से पूरा इकोसिस्टम हमने डेवलप कर लिया है किसान के लिए। जी, 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 जी। तो आज की तारीख में जी। कितने किसान आपके साथ जुड़े हैं, और प्राइमरीली आप लोग किन-किन इलाकों में काम कर रहे हैं अभी? तो 40 लाख से ज़्यादा किसान जुड़ गए हैं। 40 लाख? जी, इंडिया में हर राज्य में, नागालैंड से लेके, मणिपुर से लेके, कश्मीर के उरी में जाके, कच्छ में, नीलगिरीज माउंटेन में बहुत सारे किसान जुड़ते ही चले जा रहे हैं। हर किसान के लिए हम हर पूरी सर्विसेज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि देश बहुत बड़ा है और हमारी टीम बहुत छोटी है। यूपी, पंजाब, पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, वहाँ पे हम ज़्यादा काम कर पाते हैं। तो वो सब वर्ड ऑफ माउथ है। हमने कभी एडवर्टीजमेंट में कुछ ऐसा काम नहीं किया। हुआ ये कि कोविड के दौरान जब लोगों को वाकई फ़ायदा पहुंचा, तो एक किसान से दूसरे किसान, दूसरे से तीसरे किसान हमारे साथ जुड़ते चले गए। फिर सरकारी विभाग भी सामने आए, तो उड़ीसा के किसान जुड़ गए। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं कि भाई आप क्या हमारे किसानों की मदद कर सकते हैं, किसान विकास केंद्र हैं। तो धीमे धीमे जो हैं ये सारे किसान जो हैं इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तरीकों से जुड़ते चले जा रहे हैं। चलिए, हम वापस हार्वेस्टिंग फार्मर नेटवर्क पर आएंगे, लेकिन थोड़ा सा अब आपकी जिंदगी को समझने की कोशिश करते जी, हैं। जी। क्या वजह थी जो आपको इस काम तक लेकर आई? लखनऊ में आप पले बढ़े, जी, बहुत सिंपल मिडिल क्लास फैमिली। जी। थोड़ा सा वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं, क्योंकि बहुत आसान नहीं था आपका बचपन, काफी संघर्ष थे। जी, थोड़ा टफ था। मेरे पिताजी का देहांत काफ़ी पहले हो गया था, मैं सिर्फ 9 साल का था। तो एक समय था जब मैं, मेरी माँ, 2 और भाई, सब लोग करीबन 100 स्क्वायर फीट के घर में रहते थे। और हमारा जो किचन होता था, वो एक लकड़ी की टेबल होती थी, एक बालकनी में, जो कि दूसरी घर की बालकनी थी। बहुत मुश्किलें थी, 30-30 किलोमीटर रोज़ साइकिल चलाना, बर्थडेज़ में नहीं जाना क्योंकि 2 रुपए नहीं है गिफ्ट देने के लिए, या किताब नहीं ले पाना, या किताब लेने पे डांट पड़ना। कि मुझे याद है अच्छे से कि मैंने एक 7 रुपए की किताब ले ली थी, तो नाना ने मेरे बहुत डांटा था मेरे को कि 7 रुपए कहाँ से लाएगा ये, क्योंकि वो कहानी, रूसी कहानियों की किस्से कहानियाँ आती थी, मेले लगते थे उस ज़माने में स्कूलों में, राइट। तो मैंने बहुत पढ़ी है। तो मुझे बजट मिला था 2 रुपए का शायद, और मैं 7 रुपए की किताब लेके आया था, तो उसे बहुत डांट पड़ी थी मेरे को, बिकॉज हम वो नहीं खर्च कर सकते थे चीज़ों में। तो वहाँ से सफ़र चालू हुआ, बहुत मेहनत की, अपने ही क्लास के बच्चों को पढ़ाते थे, उसी से ट्यूशन करके फीस भरते थे, करते करते मास्टर्स कर लिया। मास्टर्स करते करते और बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, बट शॉर्टकट लेते हुए माइक्रोसॉफ्ट में सेलेक्ट हो गए। तो आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू ज्वाइन माइक्रोसॉफ्ट R&D इन हैदराबाद। जबकि आप किसी आईआईटी या कंप्यूटर हाँ, कॉलेज तो से उसकी भी नहीं पीछे थे। कहानी है एक्चुअली, क्योंकि 2004 में मैं पहला काम शुरू करने वाला था। मेरा पहला स्टार्टअप 2004 या 5 में था, प्री आईफोन ऐसा। और अपन कॉलेज से नए नए निकले थे, कुछ पता नहीं था। तो अमेरिका से कोई एक बहुत बड़े वाइस प्रेसिडेंट आए थे किसी कंपनी के, तो हम किसी को जानते नहीं थे, तो उनका अखबार में आया था कि वो फलां फलां जगह दिल्ली में मिलेंगे। तो हमने देखा ये तो कल ही है, तो अपना सूटकेस उठाया, जनरल के डिब्बे में सारी रात बैठ के लखनऊ से दिल्ली पहुंच गए और उनके दरवाजे के सामने खड़े हो गए। अब ऑब्वियसली वो बहुत बड़े आदमी है, मैं तो कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने, मेरा अपॉइंटमेंट तो था नहीं,
मैं बाहर खड़ा शाम हो गई, अरे वो बाहर निकले और मैंने बताया अपने मैं ऐसे ऐसे आया हूँ। कहता अब तो मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं तो जा रहा हूँ एयरपोर्ट। तो मैं उनकी गाड़ी में ही बैठ लिया। ओह माय गॉड। तो गाड़ी के दौरान जो बात हुई मेरी उनसे, मैंने बहुत सारे आइडियाज़ बताए एंड ही वाज, उनको लगा कि यार ये पागल इंसान है कि कौन 8 घंटे बिना रात सोए जनरल के डिब्बे में सूटकेस के ऊपर बैठ के मेरे से मिलने आ रहा है। तो वो कहीं उनके दिमाग में वो बात रही कि यार ये कुछ तो थोड़ा पागलपन है इसमें। और कुछ सालों बाद वो माइक्रोसॉफ्ट उन्होंने ज्वाइन किया एज ए जनरल मैनेजर। और उनको मैं याद रहा हमारी जो कन्वर्सेशन थी कि एक ऐसा इंसान है जो थोड़ा सा सनकी है अपने सपनों के पीछे। तो उस तरीके से वो माइक्रोसॉफ्ट के दरवाजे खुले। ने तो मैं तो आईआईटी वगैरह नहीं गया हूँ, तो मेरे को इंटरव्यू की कॉल भी नहीं आती। बचपन से जब आप इतने अभावों में पलते हैं तो बहुत सारे सपने आप होते हैं कि क्योंकि कुछ भी नहीं होता ना, तो जब कुछ नहीं होता तो बहुत सारा की चाहत होती है। आपके सपने क्या थे व्हेन यू वर ग्रोइंग अप? एक्चुअली मुझे बहुत सपने नहीं थे, मुझे याद नहीं है। मुझे ये याद है कि शायद मेरी माँ बोलती थी कि बड़े होके अखबार डाल लेना। फिर जब माइक्रोसॉफ्ट पहुंच गया तो मुझे था कि लोग मेरे काम से जाने मेरे को। थोड़े से ऐसे ही सपने थे, बहुत कुछ ऐसा कुछ नहीं था कि ये भी होना है या वो भी होना है। ऐसा कभी कोई सपना देख नहीं पाए, मतलब वी वर सो बिजी लिविंग इन द लाइफ, सर्वाइविंग लाइफ। ऐसा कोई चाहते हैं, कोई ख्वाहिश, या कभी सोचा कि अमेरिका जाऊंगा या कभी नहीं मेरा सोचा। कोई बड़ा बिजनेस होगा? नहीं, उस समय तक नहीं सोचा था। इनफैक्ट जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में था तभी भी नहीं सोचा था कि अमेरिका जाएंगे। कुछ कोई सपने नहीं थे, बस हाँ चल रहा है ऐसा। सर्वाइवल की उसमें थे जी जी। ओह माय गॉड। क्योंकि मतलब किसी व्यक्ति ने, अच्छा आज हार्वेस्टिंग फार्मर नेटवर्क की क्या वर्थ या क्या प्रॉफिट्स, कहाँ तक ले आए हैं आप इसको अभी 5-6 साल में? नंबर्स बोल सकते हैं क्या? हाँ, आप बोलना चाहें तो। काफ़ी दूर आ गई है। हम हर महीने करोड़ों का काम कर लेते हैं। पिछले साल हम लोग 5 लोग थे, इस समय हम करीबन 60 लोग हैं। अगले साल शायद 500 लोग होंगे। एक साल के अंदर? हाँ, मुझे लगता है कि हम वो बांस के पेड़ की तरह हैं। हाँ। जो कई साल लगे अब, लेकिन हम ग्रो कर रहे हैं बांस की तरह। और होपफुली ऐसा पेड़ जहाँ से फल भी लगेंगे और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा उससे। तो मुझे नहीं पता है क्या हमारी वैल्यूएशन है, 500-600 करोड़ तो होगी जी। अच्छा, तो आप माइक्रोसॉफ्ट के लिए अमेरिका चले गए। जी जी जी। तो वहाँ तो मतलब सारी दिक्कतें जो बचपन से चल रही थी, हाँ जी, यंग लाइफ में भी रही, वो तो सब खत्म हो गई होंगी जी। मतलब लाइफ कंफर्टेबल हो गई होगी तो? एक समय पे कंफर्टेबल हो गई थी, फिर वही सनकीपन सवार हो गया कि एक दिन डिसाइड किया कि माइक्रोसॉफ्ट छोड़ देना है। तो अगले दिन छोड़ दिया बस। मुझे मेरे को था कि कुछ करना है डिफरेंट। एक सभी लोग कर रहे हैं, मैं कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ। अमेरिकन ड्रीम्स, अमेरिका में माना जाता है कुछ, वहाँ आप कुछ भी कर सकते हैं। तो एक समय ऐसा आया, मुझे लगा कि अब मन नहीं लग रहा है माइक्रोसॉफ्ट में, अपना कुछ करते हैं। तो 2011 में मैंने माइक्रोसॉफ्ट छोड़ दिया। और ऐसा था दिमाग में कि 2-3 महीने में मुझे एंजल फंडिंग मिल जाएगी, क्योंकि 2-4 लोगों से मैंने बात की हुई थी। तो कोई आइडिया था मन में आपके? मेरे आइडिया था कि मैं कुछ डिफरेंट करूँगा। और माइक्रोसॉफ्ट का जो पावर पॉइंट होता है उसका मैं एक नया वर्जन बनाऊँगा। और वो माइक्रोसॉफ्ट के बाहर ही बनाऊँगा। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो हेडक्वार्टर्स है वहीं हम पास में रहते थे, तो एक गैराज में मैंने अपना कंपनी शुरू किया। ऑब्वियसली जैसा लोगों ने प्रॉमिस किया वो अक्सर होता नहीं है। तो मेरे पास 2 महीने 3 महीने के पैसे थे, वो सारे खर्च हो गए एंड वी वर एक्सपेक्टिंग अवर फर्स्ट किड। तो एक चैलेंज, फाइनेंशियल चैलेंज बहुत बड़ा हो गया हमारे लिए। दूसरा, गैराज में काम कर रहे हैं, वो गैराज अब वहाँ सियाटल एक ऐसी जगह है जहाँ बर्फ़ गिर रही है, तो पूरा ठंडा है। मतलब वहाँ कोई एसी नहीं है, कोई थर्मल कुछ नहीं है वहाँ पे। तो मुझे याद है कि हम वहाँ पास की दुकान में गए और एक जो है कॉटन ख़रीद के लेके आए ताकि दीवारों पे चिपकाई गई ताकि ठंड कम लगे। वहाँ बिजली नहीं थी, तो घर से एक लंबी 100 मीटर की तार खरीद के वहाँ पंखे, मतलब बहुत तरह के छोटे मोटे जुगाड़। पीछे जो है गैराज के पीछे जो है जैसे घर का सामान रखा होता है, तो कर्टन, शावर कर्टन लगा के उसको छुपा के, दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। आइकिया से जो है टेबल ले आए, माइक्रोसॉफ्ट से एक बंदा हायर कर लिया, वो पार्ट टाइम हमारे यहाँ आके कोडिंग वोडिंग करता था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी थी वो, 3-4 साल मेहनत की। तो वो आपका स्टार्टअप था? वो स्टार्टअप था। और थैंकफुली जो मुझे अच्छा लगता है कि कोई बैकग्राउंड नहीं था मेरा, मैं कभी अमेरिका पढ़ने नहीं गया, मेरे कोई भी रिश्तेदार कभी पहले अमेरिका नहीं गए, कोई कुछ नहीं था। लेकिन मैंने वहाँ जाके कंपनी शुरू भी की,
सक्सेसफुली चलाई भी, फंडिंग भी रेस की, और फिर मैंने उस कंपनी को सेल भी किया 2016 में। 16 में, हाँ 5 साल उस कंपनी को चलाया और उसको सक्सेसफुली सेल किया। तो मेरे लिए मुझे ये था कि हम एक छोटी सी जगह से आके अगर हम अमेरिका में ये काम कर सकते हैं तो अगला कुछ बड़ा सोचना चाहिए। भारत ने क्यों वापस खींचा आपको? जब पहली कंपनी जब मैंने सेल की तो मेरे दिमाग में था, एक हाई मिलता है आपको कि भाई आप सक्सेसफुल हो गए, अब मेरे पास घर है सिलिकॉन वैली में, 2 गाड़ियां हैं। अच्छा, इतना कर लिया था आपने? तो आई फेल्ट कि यार तो कुछ कर लिया हमने, लेकिन वो 1-2 हफ्ते ही रहता है हाई, एंड आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि व्हाट्स द पॉइंट, मतलब क्या जीवन का महत्व क्या है, क्यों हम कर रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं। और फिर कहीं ना कहीं मुझे था कि जो मेरे दादाजी हैं थे, वो यूपी में एक छोटे गांव से आते हैं, किसान थे। तो कहीं ना कहीं खेती बाड़ी में थोड़ा सा मेरा रुझान था कि कुछ कर सकते हैं। हम सुनते ही रहते हैं अखबारों में कि किसानों ने आत्महत्या कर ली या उनको नहीं मिल रहा है या परेशानियां हैं, लेकिन जब अमेरिका में था और ये इसके ऊपर काम करना शुरू किया तो ये रियलाइज़ किया कि खाली भारत की प्रॉब्लम नहीं है, वो वर्ल्ड वाइड ये प्रॉब्लम है। करीबन 80% किसान जो हैं वो छोटे किसान हैं भारत के तरीके के, और सब जगह ये प्रॉब्लम है, चाहे वो आप अफ्रीकन कंट्रीज़ ले लीजिए, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ ले लीजिए। तो मुझे लगा कि एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, मीनिंगफुल प्रॉब्लम है। अगर हम उसको क्लाइमेट के एंगल से देखें तो मुझे लगता है कि खाने में और ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं, मौसम चेंज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जाके ये बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है। तो क्यों नहीं हम उस पर फोकस करते हैं। एक दिमाग में साथ में ये भी चल रहा था कि बहुत सारे पैसे सिलिकॉन वैली में, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऐसे ऐसे आइडियाज़ पे जा रहे हैं जिनका कोई ज़मीनी हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो सारे आइडियाज़ ऐसे हैं कि अमीर लोगों को अमीर कर रहा है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, खाना, पानी, पॉल्यूशन, उस पर बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। तो अगेन वो थोड़ा सा सनकीपन की, यार कुछ डिफरेंट करना चाहिए। एंड अगर हम प्योर कमर्शियल की बात करें तो मुझे लगा कि बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है। तो उसको देखते हुए 2016 में मैंने ये हार्वेस्टिंग की शुरुआत की। अमेरिका में रहते हुए? अमेरिका में रहते हुए ही शुरू कर दिया था मैंने। पहले मेरा था थोड़ा ग्लोबल आउटलुक था कि हम प्योर टेक्नोलॉजी प्ले बनाएंगे, एक गूगल मैप्स जैसा बनेगा जहाँ पे हम सैटेलाइट के ज़रिए ये बता देंगे कौन सी फसल उग रही है, और अगर हम दुनिया भर में कहीं बता देंगे। और हमने काफ़ी बनाया, हम 20,000 कंप्यूटर साथ चलते थे, हमने एक सुपर कंप्यूटिंग टाइप चीज़ बनाई, और उसका जो इंटेलिजेंस है वो हम फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम देते थे, ताकि किसान को सस्ते में लोन मिल जाए, जल्दी लोन मिल जाए। बट उस रास्ते में मुझे सफलता ज़्यादा नहीं मिल रही थी। मुझे लगा कि जिन इंस्टीट्यूशंस को हम वो इंटेलिजेंस इसलिए बेच रहे हैं ताकि किसानों का फ़ायदा हो, वो मुझे कहीं ना कहीं 3 साल के एफर्ट में लग रहा था कि वो किसान को फ़ायदा नहीं होगा, वो जिसको मैं इंटेलिजेंस दे रहा हूँ वही उसका फ़ायदा उठा रहा है। तो फिर वही मन में बात थी कि ये काम मैंने मेहनत वाला इसलिए चूज़ किया है कि किसानों को मदद होनी चाहिए। अब इस रास्ते से तो वो नहीं हो रहा है। तो 2019 में हमने डिसाइड किया एज ए फैमिली की वापस आना है, और 15 दिन में मैंने सब कुछ बेच के, सब कुछ, गाड़ी, घर, हम बच्चों के साथ इंडिया मूव हो गए 2019 में। बट ये डिसीजन तो आसान नहीं होता कभी, बहुत हार्ड है। पर मुझे लगता है कि अगर ज़्यादा समय देते हैं तो ना फिर वो फिर ज़्यादा क्वेश्चंस उठते हैं। तो डिसाइड किया एंड देन कट। रुचित, आपको देखकर, आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी लाइफ में हर चीज को लेकर बहुत क्लैरिटी है। अब ये करना है, ऐसे करना है, मतलब आर यू एक्चुअली दैट क्लियर इन लाइफ, या आज अभी बस साउंड कर रहे हैं आप ऐसे? पता नहीं, आई थिंक मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें अंदर होती होंगी, बट बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं। मतलब मीनिंग ऑफ लाइफ क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। बट थोड़ा सा है कि जीवन है तो उसका उपयोग जो है सही जगह पे होना चाहिए। जी तो बहुत सारे लोग रहे हैं, क्या इस जीवन में हम और लोगों को मदद कर सकते हैं, और जब हम छोड़ के जाएं तो दुनिया बेहतर बना के जाएं दूसरों के लिए, इज़ व्हाट आई थिंक ब्रॉडली मेरे दिमाग में है कि ये हमने बेटर करके जाना है। तो मतलब एम सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, पैसे के साथ साथ अगर, मुझे लगता है पैसा कमाना एम कभी भी नहीं था। बट हाँ, क्योंकि हम प्राइवेट मनी हमने उठाया है तो हमको जो है वो पैसा हमको बना कर देना है,
पर्सनल एम मेरा ये कभी भी नहीं है कि मुझे पैसे बनाने हैं बहुत सारे। मैं तो चाहता हूँ कि हम खूब सक्सेसफुल हों, और वो सक्सेस में जो सफलता में जो है किसान भी भागीदार बने, इस तरफ हम जा रहे हैं। किसानों को भी मतलब वो भी प्रॉस्परस हो। जी 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 एक ये होता है, आप एक आइडिया लेकर इंडिया आए, जी ठीक जी है, अब आप किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हैं और वो समझ नहीं रहा, हाँ तो वो फ्रस्ट्रेशन या वो आपने अगर झेला होगा तो कोई एक्सपीरियंस? हाँ, मतलब लोग तो मुझे सोचते सब्जी वाला है ये। हाँ, क्या करोगे? नहीं, मतलब वो वहाँ खरीदो। पाइनएप्पल बेचता है, हाँ। तो मेरी अपनी कॉलोनी में जो जहाँ हम रहते हैं, वो उनको लगता है ये सब्जी वब्जी वाला है कोई ऐसा, तो वो पाइनएप्पल लेके आ रहा है या कोई एप्पल लेके आ रहा है। उसको ये नहीं पता है कि वो पाइनएप्पल जो है मैंने मणिपुर में ट्राइबल्स के साथ काम करके हवाई जहाज में रखवा के यहाँ फ्लाई करा के लेके आया हूँ। तो उसको बड़ी स्टोरी नहीं पता है, उसके लिए तो पाइनएप्पल बेचता है, वो ठीक है, उसकी समझदारी है। मैंने 3 बजे सुबह ट्रक लगाए हैं सब्जी उसके एप्पल के। नहीं नहीं, ये प्लीज हाँ मैं यहाँ हाँ रोक हाँ रही, आपको ये समझाइए थोड़ा हमको, ये पहले जी। स्टेप्स क्या थे एचएफएन के? दिस इज वेरी तो इंटरेस्टिंग। अब इंडिया आ गए और कोविड चालू हो गया, हम बंद हैं घरों में। बहुत सारे किसान जो हैं ट्विटर के माध्यम से जुड़ने लगे, बहुत सारे किसानों का बिकने भी लग गया, क्योंकि हमने फ़ोन नंबर डाला, उनका नाम डाला, गांव डाला कि भाई इस गांव से ये तरबूज बेच रहे हैं या पाइनएप्पल बेच रहे हैं। कैसे पता चलता था उनके बारे में? सब मेरे को व्हाट्सएप करते थे, सुबह 4 बजे से लेके रात में 10-11 बजे तक मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे पूरी इंडिया से किसान जो है मेरे को मैसेज करते थे कि भाई मेरा ये बिकना है, क्योंकि ट्विटर के थ्रू मैं पॉपुलर हो गया था। और इंडिया में जितने भी बड़े अखबार हैं या टीवी चैनल हैं, सब ने मेरे को कवर किया, बीबीसी, डीडब्ल्यू, एनपीआर, काफ़ी जगह कवर हुआ, तो लोगों को जानकारी मिलने लगी, मेरा पर्सनल फ़ोन नंबर सबके पास पहुंच गया। तो दिन भर मेरे पास आते थे। शुरू में सिर्फ खाली मैं टेक्स्ट पे लिखता था, फिर मुझे लगा नहीं फ़ोटो भी होनी चाहिए, तो फिर किसान को बोला भाई अपने आम के पेड़ के पास खड़े हो जा, आम का फ़ोटो खींच। फिर मैंने उसको बोला थोड़ा वीडियो बना ले कि देख ऐसे पैक करते हैं। तो वो धीमे 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 थोड़ा एक वैल्यू एडिशन सा होने लग गया, उसको हम भेजते चले गए। फिर कुछ लोगों ने बोला कि अब मैं तो आसाम से सर्च कर रहा हूँ प्रोडक्ट, तो आपके तो ट्विटर में मिल नहीं रहा है क्योंकि इतनी सारे ट्वीट्स हो गए हैं। तो हमने सोचा चलो वेबसाइट बना लेते हैं, तो इस ऐसे फिर वेबसाइट बनाई कि जहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। अच्छा। उस वेबसाइट पे अभी उसको हम बोलते हैं एचएफएन मंडी। हाँ, वन नेशन वन मंडी, जहाँ पे आप पूरे इंडिया का कोई भी सामान खरीद सकते हैं इस इंटेंट से। वेबसाइट का पूरा एड्रेस क्या है? hfnmandi.com। तो उसमें किसान हमको मैसेज करता था मेरे व्हाट्सएप पे, फिर मैं वेबसाइट पे जाके उसको एंटर करता था, ट्विटर पे जाती थी वो इन्फॉर्मेशन, और किसान और बायर जो है आपस में कोऑर्डिनेट कर लेते थे। सब कोविड की वजह से सब कोविड के ड्यूरेशन में हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि कोविड ने एक फोर्स किया मार्केट को और फार्मर्स को और बायर्स को नई दिशा में सोचने का। अगर हम रेगुलर समय पे उसको करते तो शायद लोग उसको नहीं समझते उस चीज़ को, बट क्योंकि मार्केट पूरे बंद थे, जितने बाजार थे बंद थे, उनके पास समय था और उनके पास मजबूरी भी थी एक नए टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए। लेकिन कोविड से पहले आप इन किसानों से अपना नेटवर्क एक बना चुके थे? थोड़ा बहुत नेटवर्क था, जी जी जी, थोड़ा बहुत नेटवर्क था मेरा, क्योंकि पहले से मैं कई साल पहले से किसानों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा था। तो 19 में आप आ गए? 19 में आ गया मैं, और आते ही ये कोविड आ गया, तो एक तो पहले इतना बड़ा झटका लगा होगा कि जो प्लान्स लेकर आए उनका क्या होगा? जी जी, तो अगेन बहुत टफ था। अभी बताना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाँ हो गया अब क्या है, लेकिन बहुत ही मुश्किल थी। 3-4 साल किसी भी हम नए आइडिया को करते हैं तो आप एक तरह से पैसे खर्च करे जा रहे हैं आप, तो 5 साल 6 साल लिटरली हम कुछ अर्न नहीं कर रहे हैं, तो फाइनेंशियली बहुत प्रेशर पड़ता है। ऊपर से कोविड भी आ गया, तो आपको घर भी चलाना है, घर की जिम्मेदारियां भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारी फाइनेंशियल ट्रबल्स फेस किए। जैसा बता रहा था, लोगों को लग रहा था मैं सब्जी बेच रहा हूँ। फिर धीमे धीमे किसानों, जैसे थोड़ा सा कोविड खुला, बट तो मैं ट्रैवल करना मैंने शुरू कर दिया था। मणिपुर चले गए, वहाँ के किसानों के साथ बात कर ली, पाइनएप्पल ले आए, भूत जोलकिया मिर्च होती है वो सेल करने लग गए। कहाँ सेल कर रहे थे? ऑनलाइन। अच्छा, हाँ, सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा था। हाँ। कुछ ग्रुप्स बना लिए, हैदराबाद का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, उसमें 100, 200, 500 अपार्टमेंट्स के लोग आ गए। तो वहाँ लिख दिया मैंने कि भाई मैं अगले महीने जो हूँ ये मिर्चें लेके आ रहा हूँ, आपको लेनी है तो आप प्री ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस तरह से छोटा हम कोविड में करते थे। बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं होती थी, बट ये था हम बिजी थे,
किसानों की थोड़ी मदद हो रही थी और बस उतना उतना ही सा था कुछ उसमें। इसमें कश्मीर भी चले गए, फिर बॉर्डर तक बिल्कुल जहाँ पे दोनों तरफ की हमें चौकियाँ दिख रही हैं, वहाँ के किसानों से हमने सेब लिए। अक्सर होता है जब हम सेब खाते हैं तो वो पिछले सीज़न के होते हैं, एक्चुअली हमें पता नहीं होता है। हमने तुरंत जो है वो सेब बाज़ार में बाग से तुरंत तुड़वा के पैक करा के, आप जो सेब खा रहे थे वो अगले 2 दिन पहले का टूटा हुआ था। इस तरह की चीज़ें हमने बहुत सारी नई की। 26 सिटीज़ में हमने सेब बेचे, पोस्ट ऑफिस के थ्रू हम बेचते थे। और कुछ कुछ कहानियाँ बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमने भेजे लाल सेब, उधर निकले हरे, क्योंकि रास्ते में कुछ चेंज हो गया या कुछ चूहे खा गए। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए। इतने डिब्बे होते थे कि पोस्ट ऑफिस वाले लेते ही नहीं थे, ये तो पूरा ट्रक ले आए हो आप। तो हमने कहा आप हट जाओ पीछे, हम ही साइन कर देते हैं। तो हमने वो काम भी किया। 3 बजे सुबह मंडी में गाड़ियाँ भी लगाई मैंने खुद ने लगाई। मतलब ऑब्वियसली ड्राइवर, मैं ड्राइव नहीं कर सकता हूँ ट्रक, तो सुबह ट्रक के साथ जाना, सामान बेचना खुद किया है मैंने। What keeps you going, रुचित? इतना मुझे लगता है कि एक तो मुझे लगता है कि जब कुछ था ही नहीं तो खोने का डर नहीं है, और दूसरा वो सन की आप आए हैं तो कुछ करके जाएंगे। दैट इज इट। इस दौरान क्या होता है, अमेरिका में अच्छी खासी नौकरी, परिवार सब छोड़ के जब आप आते हो तो आसपास के लोग, रिश्तेदार, आपकी माँ को ताने नहीं सुनने पड़ते थे कि बेटा क्या पागल वागल हो गया है, क्या हुआ, ये वापस क्यों आ गया, या फिर लोग इस तरह की बातें बनाते हैं कि अरे वहाँ नौकरी से निकाल दिया गया होगा, वहाँ काम नहीं चला होगा? होता है, मतलब ऑब्वियसली मेरे आमने सामने तो कोई नहीं कहता है इस चीज़ को, बट ऐसा डेफिनेटली होता है। थैंकफुली कोविड था तो लोग आपस में दूर दूर थे, ऑनलाइन बातें करते होंगे। जैसा मैं बोल रहा हूँ, लोगों को लगता था तो कुछ फेल हो गए अमेरिका में, इसलिए आ गए, इसलिए सब्जी बेच रहे हैं यहाँ पे। बट आई थिंक वही लोग हैं अब जो देखते हैं एक तारीफ की नज़र से, एक इच्छा की नज़र से कि कुछ कर रहे हैं। आपकी मदर ने नहीं कभी कहा कि ये सब क्यों कर रहे हो? उनके लिए तो मैं अभी भी कुछ तो क्या कर रहा हूँ पता नहीं। अच्छा, लेकिन आप बता रहे थे कि जैसे ये फलों का और सब्जियों का काम, क्योंकि इसमें टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। जी जी जी। तो फिर ये आपने बंद कर दिया? तो कोविड के दौरान बहुत सारा किया हमने, बट जैसे जैसे कोविड खुला मुझे लगा कि कस्टमर जो हमसे ले रहा था वो अब हमसे नहीं लेना चाहता है, क्योंकि जनरली कस्टमर बोलता है कि हमें किसान से लेना है, बट वो किसान को 2 रुपए देने को एक्स्ट्रा तैयार नहीं है। क्योंकि अगर हम किसान से सीधे लेके आ रहे हैं तो वो थोड़ा महंगा पड़ रहा है। अगर मैं कोल्ड स्टोरेज में लगा कर सामान बेचता हूँ तो वो सस्ता पड़ता है ओवर द टाइम, क्योंकि आपस वॉल्यूम मूव हो रहा है। बट अगर फ्रेश तोड़ के मान लो मैं यहाँ से आपके घर कुछ भी पहुँचाना है तो महंगा पड़ेगा। तो मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर वो बोलता है मुझे किसान के लिए कुछ करना है, बट वो पैसे नहीं देना चाहता है, 2 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं देना चाहता है। तो वो कोविड में हमें खरीद रहा था क्योंकि वी वर सॉर्ट ऑफ डेयर डेविल्स की यार, कोविड में भी मास्क लगा के हम डिलीवरी कर रहे थे, शायद वहाँ पे बाकी कंपनियां नहीं कर रही थी, हम कर रहे थे। तो वो हमें क्लैरिटी हो गई थी कि कंज्यूमर के एंड पे हमें इस तरह से नहीं होगा। और हमें ये भी रियलाइज़ हुआ कि जो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का जो सेगमेंट होता है वो ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि उसका टाइम लिमिट होता है और इस तरह से, और उसमें हम स्केल नहीं कर पाएंगे। हमारी बहुत छोटी सी टीम है, हम उस समय 4-5 लोग थे। तो हमने फिर उसको धीमे से पॉज किया और हम जो फसलें हैं, जैसे आपकी गेहूं है, चावल है, दालें हैं, मिलेट्स हैं, उस पर हमने ज़्यादा फोकस करना शुरू किया, क्योंकि उसमें ख़राब नहीं हो रहा है। जी। तो फिर एक नए तरह से नेटवर्क आपको बनाना पड़ा, सब किसानों तक पहुंचना। नेटवर्क तो वही है, क्योंकि आसपास के किसान गांव वही हैं, बट हाँ एक एज ए बिज़नेस के तौर पे हमें डिफरेंट तरीके से फोकस किया। पहले मुझे लगता था कि पीछे मैं देखता हूँ तो ऐसा मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्प्रेड आउट था हमारा एफर्ट। अब क्योंकि एक प्रोफेशनल टीम आ गई है साथ में जिनका एक्सपीरियंस है इन चीज़ों को करने से, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर हमें मिल गया है। तो अब हम कई हज़ार टन का काम हर महीने कर लेते हैं। तो वो काम हम, ऐसा नहीं कि हम फ्रूट्स नहीं करेंगे या वेजिटेबल नहीं करेंगे, शायद साल 2 साल में करेंगे जब हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे। बट थोड़ा स्ट्रक्चर देने के लिए, थोड़ा एक स्टेबिलिटी लाने के लिए हमने ये डिसीजन लिया कि पहले अब हम ये गेहूं में, चावल में, दालों में, स्पाइसेस में, अनाज पे काम करेंगे। हाँ, जैसे कमिंग बैक टू जो हमने जहाँ से बात शुरू की थी, यहाँ जहाँ हम एक गांव में बैठे हो, यहाँ पर एक किसान सेंटर। जी।
किसान सेंटर पर आसपास के किसान अपनी फसल लेकर आते जी। हैं, राइट? जिसको आप लोग फिर सॉर्ट करके जो भी करके आप मंडी में लेके जाते हैं। हम तो सीधे कस्टमर के पास ले जाते हैं, अच्छा। क्योंकि जब जनरली क्या होता है, जब किसान सेंटर नहीं था तो छोटे छोटे किसान जो हैं उनको अपना फसल मंडी में लेके जाना पड़ता है। तो एक तो इनका समय लगता है, दूसरा उनका डीजल खर्च होता है, तीसरा मंडी में जाने में बहुत बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं और नंबर सिस्टम होता है, बारिश आ रही होती है तो बहुत नुकसान होता है। चाहे आपको दाम मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो बात की बात है, लेकिन क्योंकि ये हमने एक एग्रीगेशन सेंटर गांव में खोल लिया तो किसान का समय बच गया, किसान के डीजल के पैसे बच गए, और किसान को जो प्रताड़ना होती है मंडी में जाके वहाँ पे उसके साथ जो बर्ताव होता है वो बहुत यहाँ पे बच गया, उसको बदल गया। तो अब वो मंडी में जो हमारा जो ये गांव के अंदर जो सेंटर है वहाँ पे फसल भी देता है, वहीं से वो नए बीज भी लेके जाता है, वहीं उसको मुफ्त जो है सलाह भी मिलती है। जो हमारा जो खेती के डॉक्टर हैं वो यहाँ खुद भी आते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर पे वो फ्री बात कर सकता है, या व्हाट्सएप पर भी वो कभी भी किसी भी समय सवाल पूछ सकता है। अब सवाल ये उठता है रुचित, आपको तो इन सब चीजों का एक्सपीरियंस था नहीं, ठीक जी। है आपने कहा दादाजी किसान थे, हाँ लेकिन जी। ऐसा तो है नहीं कि आपने बचपन से ये चीज कितना देखी होगी, या देखने से आप सीख थोड़ी लेते हो। हाँ जी, हाँ कंप्यूटर जी। की आपने पढ़ाई की, आपने जी, जी। एग्रीकल्चर की पढ़ाई भी नहीं हाँ की, हाँ हाँ। ये सब कैसे सीखा, या क्या अभी तक आपका वो लर्निंग प्रोसेस चल रहा है? मुझे लगता है कि लर्निंग प्रोसेस तो फॉरएवर है। हम्म, मुझे अभी भी लगता है कि मुझे बहुत कुछ नहीं आता है, बट मैं एक डायरेक्टर हूँ शायद, मुझे एक्टिंग नहीं आती है, लेकिन मुझे पता है कि जनरली इस डायरेक्शन में जाना है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टीम में वो लोग जुड़ें जिनको वो काम आता है, जो हमारे डायरेक्शन में चल सकें, जिनका हमारे साथ मिशन हो कि भाई जैसे हमारा जो स्टेटमेंट हम कहते हैं कोई किसान ना पीछे छूटे, तो कोई भी किसान पीछे नहीं छूटना चाहिए। तो उस मिशन के साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं जो प्रोफेशनली ये सालों साल कई दशक से कर रहे हैं, बट ऐसी कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं जो कि अपने लिए कर रही हैं, ऐसा कह सकते हैं। बट उनको अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, अपने लिए करना काफ़ी नहीं है, हमें ऐसी भी कंपनियां ऑर्गेनाइजेशंस चाहिए जो किसान के लिए भी काम करती हों। तो बहुत लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां छोड़ के हमारे HFN के एफर्ट को ज्वाइन किया है। जी। आपको लगता है जो बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं, ये बड़े ब्रांड्स हैं, ये बहुत एक्सप्लॉयटेशन है आज भी भारत में किसानों का? काफ़ी है, काफ़ी है। और आप उसी को बदलने की कोशिश में लगे? छोटी छोटी कोशिशें हैं, मतलब अब छोटा सा एग्जाम्पल है, आपको किसान को जो है मंडी में जाने पे जो बोरा है वो फ्री में मिलना चाहिए, उसके कई दफ़े जो वहाँ पे आड़ती होता है उसके पैसे लगते हैं, वो पैसे ले लेता है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप सबको अगर आप जोड़ेंगे तो एक बहुत बड़ा नुकसान होता है किसानों को। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जहाँ पे किसान ने प्याज लगाया, 10,000 20,000 रुपये खर्च किए, लेकिन जब मंडी में जब देने गया तो उसको पैसे दे के छोड़ना पड़ा। मतलब कि उसकी फ़ीस, मंडी की फ़ीस, ट्रक घुसने की फ़ीस और बाकी चीज़ें, उसको माइनस में उसको उसका इनवॉइस हो रहा है। तो इसीलिए जब हम सुनते हैं कि वो किसान ने खड़ी फसल में ट्रैक्टर चला दिया, वो इसीलिए होता है कि दाम गिर गए हैं, उसको लेके जाएंगे तो 2,000 रुपये और खर्च होंगे, वहाँ पे फिर मंडी फीस भी लग जाएगी, तो इससे अच्छा उसको यहीं ख़त्म कर देते हैं। तो वो छोटी छोटी चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा भी कर पाएँ, अगर 1-2% भी ठीक कर पाएँ तो किसान की लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। अगर मैं 50 पैसे पर किलो भी दे पाऊँ तो बहुत बड़ी चीज़ है। अब आप अपने कुछ प्रोडक्ट्स भी बनाना शुरू कर रहे हैं? जी। Tell us about that. तो उसमें अब हमने ये देखा कि किसान को अगर पूरा जो वैल्यू चेन होता है, तो हर फसल की अपनी एक वैल्यू चेन होती है। जैसे गेहूँ ले लीजिए या मस्टर्ड ले लेते हैं, तो किसान उसे उगाता है, फिर वो मंडी में जाता है, फिर वहाँ से मिलर लेके जाता है, फिर वहाँ से उसका तेल बनाता है, फिर कंज्यूमर उसको खरीदता है। तो अगर आप पूरी वैल्यू चेन को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो एक्स्ट्रा पैसे जो बन रहे होते हैं वो टूवर्ड्स दी एंड बन रहे होते हैं। मतलब अगर 18-19 रुपए का आपका मस्टर्ड है तो वो शायद 120, 130, 150 रुपए का मस्टर्ड ऑयल बिक रहा होता है। तो जो वैल्यू क्रिएशन है वो बाद में हो रहा होता है। तो हमने सोचा कि
क्यों नहीं किसान को उसका भी भागीदार बनाते हैं। तो अब हम पहले किसानों से सरसों लेते थे, हम पहले खुला बेचते थे, फिर हमने धीमे धीमे उसको HFN के बैग्स में साफ करके बंद कराना करके सेल करना शुरू किया, तो उससे किसान को थोड़ा मुनाफा होता था। फिर हम मिलर्स के पास गए, हमने कहा आप तो तेल बना ही रहे हैं, आप क्यों नहीं हमारे लिए बना देते हैं, हमारे हिसाब से बनाइए, इसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे सरसों के तेल में पाम ऑयल मिलाया जाता है, ऑल दैट थिंग। तो हमने हमारे ही ब्रांड का HFN ब्रांड का सरसों का तेल लॉन्च किया है और वो हम मार्केट में लेके जा रहे हैं, और आज की तारीख में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के हम 20,000 25,000 लीटर बेच देते हैं, वो दुकानों में बिकता है। अगेन मिशन यही है कि जो हमने वैल्यू ऐड क्रिएट किया है उसमें किसान की कोई भागीदारी होनी चाहिए, तो उस हिसाब से हम ये कर रहे हैं। और साल के एंड तक हमारा आटा, मैदा, सूजी, दलिया और चावल भी जो है HFN ब्रांड का आने वाला है। ये मेरे ख्याल से इंडिया का पहला ब्रांड है शायद जो किसान का अपना ब्रांड होगा। तो इसकी सेल या इसके प्रॉफिट्स पर भी उनकी भागीदारी है, हिस्सेदारी? हम उस तरफ काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे लीगल स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें उसको लिए क्लियर करने पड़ेंगे, बट हमारा जो मिशन है, जो इंटेंट है, वो यही है कि किसान की भागीदारी होनी चाहिए वैल्यू चेन में। तो जैसे हमने कई सारे कोऑपरेटिव्स बनवाए यूपी में, और अब किसान कोऑपरेटिव जहाँ 100-200 किसान आके साथ में काम करते हैं, तो कुछ किसान कुछ जगहों पे जैसे कानपुर देहात में अब हम एक मस्टर्ड ऑयल मिल वहाँ खुलवा रहे हैं उनको। तो जो किसान सिर्फ रॉ या खुला अनाज बेचता था या मस्टर्ड सरसों बेचता था, अब वो सीधे मिल में लेके जाएगा, उस मिल से जो प्रोडक्शन होगा उसमें उसको भागीदारी मिलेगी। आपकी बातें ना मुझे सुनकर बड़ी हैरानी सी हो रही है कि मुझे लग रहा है कि इतने कम समय में इतना सब कुछ कैसे संभव हुआ, इतना काम, इतने किसानों के साथ नेटवर्क, इतनी एक्सपर्टीज, थोड़ा सा टू गुड टू बी ट्रू जैसा लग रहा है कि कैसे किया रुचित ने? मुझे लगता है थोड़ा पागलपन होता है तो हो ही जाता है। और समटाइम्स मुझे लगता है कि जब होना होता है तो ही होता है, मतलब हम कुछ अपने आप से, वी आर जस्ट अ मीडियम, भगवान चाह रहा है ये हो जाए तो इसलिए हो रहा है। आई डोंट थिंक। कितने घंटे काम करते हैं आप और आपकी टीम? 80-90 घंटे तो मैं करते ही हूँ हफ्ते के। टीम बड़ी रिलैक्स है इन टर्म्स ऑफ, हाँ पूछ सकते हो आप टीम से। मैंने कहा वही, आपने रिलैक्स कह दिया, सब कह रहे होंगे नहीं नहीं हम बहुत काम करते हैं। मतलब अगेन अगर हम कल्चर की बात करें, मुझे लगता है, और मैं बायस्ड हूँ क्योंकि मेरी ही कंपनी है, तो बहुत ही रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर है कंपेयर टू हमारी जो साइज़ की कंपनियां हैं। तो एक बात, हम हर महीने सारी कंपनी, अब हम 60 लोग हैं, इकट्ठे होते हैं, और मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि कोई कस्टमर आपसे इसलिए नहीं खरीद रहा है कि सामान अच्छा है या सस्ता है, वो कस्टमर आपसे इसलिए खरीद रहा है कि वो आपको ट्रस्ट करता है। तो एक हमारी जर्नी रही है कि हाई टेक से चालू हुए थे, फिर हाई टच में गए, अब हम हाई ट्रस्ट पे काम कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, टच अपनी जगह है, बट एट द एंड ऑफ द डे ट्रस्ट है। आप मेरे से कोई बात कर रहा है या खरीद रहा है, तो ट्रस्ट नहीं टूटना चाहिए, चाहे ज़्यादा पैसे लग जाएं। तो दैट इज़ हाउ वी वांट टू रन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, कि जो हम बाहर प्रीच कर रहे हैं वो हम अंदर भी प्रीच करें। प्योरिटी इंश्योर करना भी तो मुश्किल होता है ना, कि यहाँ आपने किसी मिल में दिया और आपने जैसे कहा कि सरसों के तेल में पाम ऑयल की मिलावट, हाउ डू इंश्योर कि मिलावट नहीं हो रही? तो उसमें हम टेस्ट करते रहते हैं लगातार, रैंडम सैम्पलिंग होती है, हर क्वार्टर में टेस्ट आता है, तो वो हम उसको करते हैं अक्सर जी। और आई थिंक हमारे लिए तो मानक यही है कि कस्टमर कंप्लेन आ रही है कि नहीं आ रही हैं। तो अब हमने पिछले 3-4 महीने पहले लॉन्च किया था, एक भी बॉटल की कंप्लेन नहीं आई है कि वो ख़राब निकला है। तो वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा एक स्टैंडर्ड है समझने का कि प्रोडक्ट इज़ नाइस। इस दौरान कभी वो मौका आया कि छोड़ देता हूँ, मेरे बस का नहीं है, ये नहीं हो पाएगा, आई गिव अप? आया था, बहुत बार आए, और 2021 में तो बहुत ज़्यादा आ गया था, सेकेंड वेव में। हाँ, क्योंकि सारे पैसे ख़त्म हो गए थे ऑलमोस्ट। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं बच्चों की फ़ीस कैसे दूंगा, ऐसी हालत थी मेरी। और फिर मैंने भगवान से बोला, मेरी बात होती है डायरेक्ट मैंने बोला कि यार अभी नहीं करोगे ना तो मैं छोड़ दूंगा, अब करना है करो, देन आई एम गिविंग अप। बट देन आपकी पर्सनल सेविंग्स भी सब खत्म हो गई? हाँ, क्योंकि इतने साल हो गए थे ना करते हुए, तो वो जेस्टेशन पीरियड जो है एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा है, या हमें ही समझ में नहीं आया, बट जो भी है
समय लगा और उसमें सारी सेविंग्स खत्म हो गई। अच्छा, कुछ काम आपने पहले यूएस में शुरू जी कर दिया था। जी, और खर्चे बहुत हैं यूएस के। बट फिर उस कॉन्वर्सेशन के बाद चीजें चल गई। हाँ, वो चल गई हैं, वो होती रहती है बातचीत। यू फाउंड एन इन्वेस्टर। हाँ, हमारे पास अब कुछ अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, तो शायद अच्छे लोग जुड़ने थे, इस वजह से समय लग रहा था। अब आई एम सो हैप्पी एंड खुशी है कि लोग ऐसे ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जो कि दिल से जुड़े हैं, और बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़ गए हैं। दुनिया के जाने माने लोग जुड़े हुए हैं, इन्वेस्टर्स। और उनको मैं यही बोलता हूँ कि आप मुझे ये उम्मीद मत करिए कि मैं 5 साल में उसको आईपीओ करके आपको पैसे दे दूंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं 300 साल 400 साल ये कंपनी चले, किसानों की जनरेशन्स उसमें आगे जाए। इस तरह से अगर आप करना चाहते हैं काम, तो मेरे से जुड़िए। तो वो लोग, कुछ ही लोग हैं ऐसे, आप समझ सकते हो, जो ऐसे जुड़ने की, सबको रातों रात मुनाफा चाहिए, वो हम नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि उसमें किसान पीछे छूट जाएगा। और जी आपका मैं टी शर्ट से बड़ा अच्छा देख रही थी, कोई किसान पीछे ना जी रहना चाहिए वो। जी, तो वो बहुत अच्छा लगता है दिल को, जिनके बारे में हम किताबों में पढ़ते हैं, वो अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत ही खुशी होती है। रुचित, कई बार क्या होता है, हम लोग, मेरे साथ ऐसा बहुत होता है, जब हम लोग मिडिल क्लास फैमिलीज में पले बड़े छोटे शहरों में ना, तो कई बार सोचते हैं आज ये हुआ, और कभी ऐसा सोचते थे, कभी ऐसा सपना देखते थे, या कभी ये भी नसीब नहीं था, और आज हम देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं इस लग्जरी को। आप कभी इस तरह से अपनी लाइफ अपने बचपन के साथ कंपेयर करते हैं आज की जिंदगी को? हाँ, मतलब जैसे वो अखबार फेंकने वाली बात है। मैंने तो पान की दुकान में पान भी बेचा है बचपन में, पॉकेट मनी कमाने के लिए। हाँ, कि पैसे नहीं है, थोड़े से पैसे कमा लेते हैं, तो स्कूल से जाके पान की दुकान में कर दिया काम। छोटी छोटी लाइब्रेरी चला ली समर वेकेशंस में। मुझे किताबों का बहुत शौक था, पर पैसे नहीं थे, तो कुछ 150 किताब होती थी, चाचा चौधरी और ये वो। हाँ, तो उसको हमने 50 पैसे 1 रुपये में किराए पे देना चालू किया, क्योंकि उससे मुझे 40-50-100 रुपये मिल जाते थे महीने के, और उससे मैं और किताब खरीद लेता था। तो इनफैक्ट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किताबों ने बहुत साथ दिया। मेरी मदर जो हैं वो लाइब्रेरी में क्लर्क थी, रेलवेज़ के, तो वो एक बहुत, अब मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ रही, क्योंकि ब्लेसिंग थी, क्योंकि मुझे फ्री एक्सेस था लाइब्रेरी का, जहाँ पे पूरे वर्ल्ड की किताबें बहुत महंगी महंगी, जैसे हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, कुछ $20 की वो किताब आती थी, मैगज़ीन थी वो, तो वहाँ मैं चुपके से पढ़ता रहता था। और वहाँ से लेके सफ़र वहाँ तक जहाँ पे हार्वर्ड में मुझे बुलाया गया, और एक वही फार्मर के रिलेटेड एक इवेंट था, वहाँ मुझे बोलना था। जब आप यूएस में थे? जी जी, और वहाँ पे मैंने हार्वर्ड के कैंपस में, हार्वर्ड की दुकान में जाके फिर वो HBR ख़रीदा, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, उसका फ़ोटो लिया, और फिर वो आई सेंड इट टू माई मॉम। तो दैट वाज अ इमोशनल मोमेंट, कि जो किताब हम ऐसे नहीं खरीद पा रहे थे, हम वहाँ जाके खरीद पा रहे हैं, तो वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अच्छी लगती हैं। जी, आई कैन रिलेट टू ऑल दीज अचीवमेंट्स। जी। किसी किसान के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जहां आपको लगा हो कि वाकई जो मैंने सोचा था कि मुझे इसकी जिंदगी बदलनी है? कई बार क्या होता है ना, लाखों की बदल पाए ना बदल पाए, लेकिन लगता है एक की बदली तो कुछ एक सेटिस्फैक्शन जो होता है। बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज हैं। एक स्टोरी मुझे अभी याद आ रही है कि साउथ इंडिया में मैंने किसी का काजू सेल करवाया था, तो वो किसान बोल रहा था कि मेरी बहन की शादी है 5 दिन में, मुझे पैसे चाहिए, और कोविड की वजह से उसका सामान बिक नहीं रहा है, और अगर आप ले लोगे तो मैं मेरा एक हो जाएगा। उसने मेरे को रसीद वगैरह भेजी कि देखो 3 लाख का ये सामान लेना है, 4 लाख का, जो भी कुछ होता होगा, उनके जैसी रस्में होती होंगी। तो मैंने उसका जितनी फसल थी वो मैंने सारी खरीद ली, एंड आई होप दैट कि वो उसको हेल्प किया होगा। कश्मीर में एक हैं, वो एक कोऑपरेटिव चलाती महिलाएं, तो उनका हमने कई लाख का अखरोट, बादाम, वो उनका सेल कराया हमने। मेघालय में एक छोटा सा कोऑपरेटिव है, जैंतिया हिल्स एक हिल है, वहाँ पे सबसे अच्छी वर्ल्ड की जो हल्दी होती है वो उसी एक छोटे से हिल पे मिलती है। तो वहाँ पे मैं गया, उन फीमेल किसानों के साथ काम किया, उनकी हमने हल्दी बिकवाई। वहीं किसी किसानों के साथ हमने जो है 20,000 किलो अदरक वहाँ से लेके साउथ अफ्रीका भिजवाई। तो उनको बड़ी जल्दी थी, तो 600 किसान आए, उन्होंने रातों रात
खेत खोदे, धुले, पूरा उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। आप देखोगे तो एकदम बिल्कुल ही बिगड़ जैसा दिख रहा है, शायद बुंदेलखंड जैसा दिख रहा होगा वहाँ पे। और रातों रात जो है उन्होंने, वहाँ झरना था तो उन्होंने धोने का सिस्टम बनाया, सब इम्प्रोवाइज़ किया कि ऐसे जाली बनेगी। अब स्वदेश का जैसा नहीं था वो, कुछ बिल्कुल उस तरह का ही। बहुत सारी पिक्चर्स हैं। रातों रात जो है 3 दिन में 20,000 किलो अदरक खोदी गई, धोई गई, पैक की गई और उसको फिर हमने साउथ अफ्रीका भेजा। तो और उससे पहले उन्होंने आज तक कभी अदरक धोई भी नहीं थी। मतलब वो वहाँ पे ठेकेदार आते थे और वो वहीं से ले जाते थे। तो आई थिंक ऑब्वियसली आपके जरिए उन्हें कीमत ज्यादा हाँ अच्छी हुई। हाँ हाँ ठेकेदार उतना पैसा शायद नहीं देता जी। होगा। वो पहली बार उन्होंने अपने बाहर कहीं विदेश में वो सामान उन्होंने बेचा। आपने स्वदेश कहा, वाकई आपको ऐसा लगता है कि आपकी कहानी एकदम स्वदेश जैसी है, वापस आ गए? कभी और कभी कभी फील होता है। हाँ, मूवी बनेगी तो पता लगेगा। आई एम श्योर। नहीं, बहुत बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। अभी तक बस एक शिकायत है मुझे, मेरे बुंदेलखंड के किसानों तक आप नहीं पहुंचे हैं, तो प्लीज पहुंचिए वहां भी। वहां के किसानों को बहुत जरूरत है इस तरह की नेटवर्किंग की, क्योंकि जहाँ से हम लोग पले बड़े हम यही देखते रहे, हमेशा सुनते रहे कि बुंदेलखंड का किसान बहुत गरीब है। तो अभी वहाँ चित्रकूट तक गया हूँ। बुंदेलखंड खास में अभी कोई खास काम नहीं हो रहा है। एमपी में काफ़ी जगह हो रहा है। नरसिंहपुर एक जगह है जहाँ ऑर्गेनिक दालें वगैरह होती हैं। कई ऑफिसर्स हैं जो हमें जानने लग गए हैं, तो वो अब उन दालें वगैरह वहाँ से ले रहे हैं। रुचित, एक बात बताइए, ये तो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल क्या हो गया, कुछ चीजें ना, हमेशा आपने देखा होगा हमारी सोसाइटी में कुछ वर्ड्स फैशनेबल हो जाते हैं जी। आजकल ऑर्गेनिक इज फैशनेबल जी। है ना? आप ऑनलाइन कुछ भी गूगल खोलिए, ऑर्गेनिक ये ऑर्गेनिक वो। अगर मैं समझना चाहूँ कि दरअसल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या है, जब मैं खरीदने जा रही हूँ तो मुझे समझ होना चाहिए ना कि कोई मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा ऑर्गेनिक के नाम पर। हाउ डू यू डिफाइन, और क्या पहचान, कैसे मुझे समझ में आई कि जो मैं खरीद रही हूँ ऑर्गेनिक है? अब पहचान करना बहुत मुश्किल है। आपको वो ब्रांड को ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 3 साल लगते हैं किसी भी खेत को केमिकल वाले खेत से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होने के लिए। और वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपकी खेत में आपने नहीं डाला है, आपके पड़ोस वाले खेत ने अगर डाला है तो वो भी तो बह के उसमें आ रहा है। ऑर्गेनिक मतलब जहाँ कोई केमिकल्स ना डले, कोई केमिकल खाद या पेस्टिसाइड केमिकल वाला नहीं डाला होना चाहिए। सारे ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, ऑर्गेनिक जैसे जीवामृत होता है, इस तरह की चीज़ें उसमें डलनी चाहिए। और ऐसा बहुत है कि बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक लिख रहे हैं पर वो ऑर्गेनिक नहीं है, और आप बता नहीं पाएंगे कि ऑर्गेनिक है कि नहीं है। कोई भी टेस्ट उसको नहीं बता सकता है कि वो ऑर्गेनिक है कि नहीं है। ये तो कस्टमर को कैसे समझ में आएगा? आपको वो ब्रांड करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा जो आपको लगता है कि वो ट्रस्टवर्दी ब्रांड है। शायद HFN वो ब्रांड बने आगे चल के। रुचित, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे आपसे बात करके, और स्पेशली यहाँ खेत में बैठकर। चलते चलते मैं चाहूँगी कि अगर आप सब ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को किसी स्टार्टअप के साथ या संघर्ष कर रहे हैं और कहीं कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि यू बिन देयर डन दैट, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और ऐसे सभी लोगों को जो कई बार किसानों की समस्याओं को समझ नहीं पाते, एक मैसेज उनके लिए भी। एंटरप्रेन्योर्स के लिए जैसे स्टीव जॉब्स ने बोला है, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, मतलब भूखे रहिए और थोड़े से पागल रहिए मेरे जैसे, ताकि आप उस मिशन को पा सकें। और किसानों के लिए मुझे लगता है कि कंज्यूमर के एंड पे ही एक मिशन ड्राइव होना चाहिए, अंदर से बात आनी चाहिए कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ट्विटर पे तो लिख रहे हैं कि किसान के लिए करना है, और जब हम किसान से ख़रीद रहे होते हैं तो हमें 2 रुपये एक्स्ट्रा नहीं देने हैं। तो वो एक मुझे लगता है कि जो चेंज है वो कंज्यूमर ही ड्राइव कर सकता है, जहाँ पे कंज्यूमर डिमांड करे कि फार्मर को पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए, और कंज्यूमर शुड बी रेडी टू पे एक्स्ट्रा टू दी फार्मर्स। थैंक यू सो मच रुचित गर्ग। थैंक यू। और मुझे पर्सनली आपकी वो टैगलाइन बहुत अच्छी लगी, लीव नो फार्मर बिहाइंड। तो उम्मीद करूंगी कि बहुत सारे किसान और आपके साथ जुड़ें और सब किसानों को लेकर आप आगे बढ़ें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। कुछ छोटे छोटे तोहफे हैं आपके लिए। एक दिल है जैसे मेरे बचपन का साथी,
मेरा गाँव